नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं संसद के संयुक्त सत्र की। संसद का संयुक्त सत्र यानी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है और संविधान के किस आर्टिकल के तहत संयुक्त सत्र बुलाने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का क्या प्रावधान है, किसकी सिफारिश पर संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है और अब तक कितनी बार संसद के संयुक्त सत्र को बुलाया गया है, ये सब जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम संसद के संयुक्त सत्र में। सबसे पहले ये जानते हैं कि संसद का संयुक्त सत्र क्या है। दरअसल किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों, निम्न सदन यानी लोकसभा और उच्च सदन यानी राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। यानी जब कोई बिल या विधेयक संसद में लाया जाता है तो उसे दोनों सदनों से पास कराया जाता है। कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन उस बिल का विरोध करे तो उस स्थिति में संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। उसमें भी कुछ शर्तें लागू होती हैं। जब किसी विधेयक पर कोई मतभेद हो और उसे असहमति के कारण दूसरे सदन से पास करने को लेकर 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त सत्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है और ये सत्र विशेष परिस्थितियों में जब कोई बिल एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में 6 महीने से ज़्यादा तक पेंडिंग रहता हो और पास ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त सत्र बुलाकर उसको पास करने की, जो बिल है उसको पास करने की व्यवस्था की जाती है। अब बात आती है कि कौन बुलाता है संसद का संयुक्त सत्र। राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष ये दायित्व निभाता है। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति इस दायित्व को निभाता है और यदि इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो दोनों सदनों की सहमति से संसद का कोई अन्य सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है। यह सत्र लोकसभा बुलाती है, जिसमें कि लोकसभा के स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उसका नोटिस निकालते हैं, जो प्रेसिडेंट की तरफ से संयुक्त सत्र बुलाने के बारे में मैसेज आता है। तो उसके बाद में ये सारी कार्यवाही लोकसभा में होती है। किसकी सिफारिश पर बुलाया जाता है संसद का संयुक्त सत्र? संसद का संयुक्त सत्र प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर बुलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि जैसे कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया और लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में गया, वहां पास करने से मना कर दिया गया या कोई संशोधन लगा दिया गया, यानी राज्यसभा ने लोकसभा से संशोधन के साथ पास करने को बोल दिया या फिर राज्यसभा से पूरी तरह से आगे जाने से रोक दिया गया। ऐसी स्थिति में अगर वो विधेयक पास होना बहुत जरूरी है तो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति से अनुरोध करेंगे कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाए। संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि किन विधेयकों पर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। संविधान में धन विधेयक की आर्टिकल 110 में बात की गई है और संवैधानिक संशोधन विधेयक पर आर्टिकल 368 में बात की गई है। धन विधेयक में लोकसभा से पास होने के बाद 14 दिन का समय मिलता है पास करने के लिए और अगर पास नहीं होता तो खुद पास माना जाता है, जबकि संवैधानिक संशोधन विधेयक दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से पास होना जरूरी है। आर्टिकल 368 की परिभाषा यही कहती है। जो मनी बिल हैं वो
और जो कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान के संशोधन संबंधी बिल है उसके बारे में संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। ऐसा इसलिए है कि जो मनी बिल होते हैं वो उसे पास करने की जो पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा का होता है। उसमें राज्यसभा से पास होने की अगर नहीं हो पाता है तो भी मनी बिल पास माना जाता है अगर लोकसभा से पास हो जाता है, और सबसे पहले लोकसभा में ही मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है। और जो संविधान संशोधन है उसमें चूंकि हर हाउस से बहुमत लेना होता है, इसलिए उस संविधान संशोधन पर भी ये बिल संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त सत्र की भूमिका की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकती है। इस अवधि में राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन या फिर बिना संशोधन के साथ लोकसभा को लौटाने को बाध्य है, जबकि लोकसभा इन संशोधन प्रस्तावों को ठुकरा सकती है। यदि 6 महीने तक बिल सपोज लोकसभा से पास होकर के वो राज्यसभा में गया है और 6 महीना लैप्स हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, तो वो बिल संयुक्त सत्र में संयुक्त जॉइंट सिटिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। और उसमें यदि कोई संशोधन के साथ राज्यसभा ने लोकसभा में भेजा है और उसमें परिवर्तन चाहती है सरकार, तो उसमें भी जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, क्योंकि जॉइंट सेशन में पास कराना एक अलग प्रक्रिया है और उसमें कोरम होता है, 1/10 ऑफ द मेंबर्स का कोरम होता है, और उसमें यदि वो बिल पास हो जाता है तो फिर उसमें राष्ट्रपति की असेंट ली जाती है और वो बिल पास माना जाता है। अब जान लेते हैं कि संसद के संयुक्त सत्र को कब कब बुलाया गया। संसद के गठन के बाद से अब तक संसद ने दोनों सदनों के बीच मतभेदों को हल करने के लिए केवल 3 संयुक्त बैठकों का आयोजन किया। संसद की पहली संयुक्त बैठक का आयोजन वर्ष 1961 में किया गया था, जब तत्कालीन सरकार को राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद दहेज निषेध विधेयक 1959 के मामले में हार का सामना करना पड़ा था। संसद की दूसरी संयुक्त बैठक वर्ष 1978 में आयोजित की गई, जब राज्यसभा द्वारा बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 को अस्वीकार कर दिया गया। संसद की तीसरी संयुक्त बैठक का आयोजन वर्ष 2002 में किया गया था। 2002 में पोटा कानून यानी आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के राज्यसभा में पारित नहीं होने पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। Honorable Deputy Speaker, sir, with your permission, I beg to move that the bill to make provisions for the prevention of and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha and rejected by the Rajya Sabha, be taken into consideration for the purpose of deliberating on the bill. उस बिल का महत्व होने की वजह से ही जो सरकार है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से उसको जॉइंट सेशन के लिए सिफारिश करती है और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद में ये पूरी कार्रवाई की जाती है। जैसा कि अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से जैसा सबको पता है कि अभी तक 3 बार जॉइंट सेशन में बिल पास किए गए हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि हर बिल के लिए ये कार्रवाई की जा सकती है, और जो सरकार की दृष्टि में अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि इसको जल्दी पास कराने की आवश्यकता है और किन्हीं कारणों से बिल पास नहीं हो रहा है दूसरे हाउस में, वाइस राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो उसमें जॉइंट सेशन करके उसे पास किया जा सकता है। वर्ष 2008 में महिला आरक्षण बिल के लिए संसद के संयुक्त बैठक को बुलाया गया, जिसे गिना नहीं जाता। 2008 में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया था, तो
उसको उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था। और दूसरा उसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई थी, और चूंकि संविधान संशोधन के बिल जो हैं वो जॉइंट मीटिंग्स में पास नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए उसको नहीं लिया जा सका। आइए अब जानते हैं कि सरकार को बहुमत होने के बावजूद कब कब हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा को कुछ मामलों में प्रतिगामी सदन के रूप में देखा जाता है, जब सरकार को राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। जब पूर्ववर्ती शासकों की प्रीवी पर्स को समाप्त करने वाले 24वें संविधान संशोधन विधेयक 1970 को लोकसभा द्वारा पारित करने के बावजूद राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वर्ष 1989 में संविधान 64वां और 65वां संशोधन विधेयक, जिसमें स्थानीय सरकारों को सशक्त करने संबंधी प्रावधान शामिल थे, इसके संबंध में सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। संसद के दोनों सदनों में कब कब मतभेद देखने को मिले। वर्ष 1952 में राज्यसभा के सदस्यों को लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में शामिल नहीं करने के मामले में मतभेद देखने को मिले। वहीं आयकर संशोधन विधेयक यानी इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 1953 को धन विधेयक के रूप में पेश करने के मामले में मतभेद देखने को मिले। इसके साथ ही प्रमुख बंदरगाह न्यास विधेयक यानी मेजर पोर्ट ट्रस्ट बिल 1963 को राज्यसभा सदस्यों को शामिल किए बिना लोकसभा की चयन समिति को पेश करने के मामले में मतभेद हुआ। वर्ष 1954, वर्ष 1971, वर्ष 1972 और वर्ष 1975 में राज्यसभा के विघटित करने के लिए लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए। हालांकि इस प्रकार के प्रयास विफल रहे। चर्चा के बाद वोटिंग हो सकती है, कोरम होता है, जिस तरह से कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम होता है किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, उसी तरह से जॉइंट सिटिंग का भी कोरम दिया गया। अब जान लेते हैं कि संयुक्त बैठक में कौन से महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा की गई। कुछ विधेयकों जैसे भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल 1987 को पास करने में राज्यसभा द्वारा बहुत लंबा समय लिया गया, क्योंकि वह इन विधेयकों पर व्यापक आम सहमति बनाना चाहती थी। हालांकि कुछ मामलों में जैसे 25 अगस्त 1994 को सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद एक ही दिन में 5 संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित कई विधेयकों में संशोधन भी किए और इन संशोधनों को लोकसभा द्वारा स्वीकार भी किया गया। जो बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं वो चलते रह सकते हैं। जैसे नई लोकसभा आती भी है तो वो राज्यसभा का बिल लोकसभा में आकर डिस्कशन होकर पास हो सकता है, पर यदि कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार, तो जब लोकसभा डिसोल्यूशन होता है तो वो बिल लैप्स माना जाता है। अगर मान लीजिए उस बिल को आपको पास कराना है तो फिर दूसरा बिल आएगा लोकसभा। तो ये सरकारें इस बात का ध्यान रखती हैं कि कौन से बिल हैं जिसको कि वो पहले लोकसभा में लाएंगी, ताकि वो लोकसभा के टर्म के रहते रहते पास हो जाएं, और जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं। और यदि कोई बिल जिसको वो जीवित रखना चाहते हैं वो पहले राज्यसभा में प्रस्तुत होते हैं। तो साफ है कि मतभेद और असहमति के चलते यदि कोई विधेयक 6 महीने तक संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाता तो उसे संयुक्त बैठक में लाया जाता है और संयुक्त सत्र में संसद के दोनों सदनों के सदस्य बिल के प्रावधानों पर चर्चा करते हैं, जिसके बाद विधेयक को पारित कर दिया जाता है, बशर्ते कि वे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।